सर अभी अररिया में बहुत हॉट टॉपिक है, आप लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। फर्जी नर्सिंग होम का मामला है। लैंड डिस्प्यूट बहुत है, आपस में लोगों का तनाज़ा बहुत है, तो उसकी वजह से क्या होता है। पुलिस अधीक्षक महोदय का नंबर है 94-318-000-002। मेरा नंबर है 9431800045। SDPO फारबिसगंज का नंबर है 9431800044। अगर आपको कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन होता है, आपके समाज में अगर दिखाई पड़ता है कि है उसका फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन आप निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक को हम लोग को शेयर करें। कोई भी पुलिस अफसर इस चीज़ को सूचना का आउट नहीं करता है। एक धारणा बनी हुई है, लोग क्या होता है उत्सुकता बस जो है ना, कहीं ना कहीं चौक चौराहा पर या गांव में, अच्छा तुमको पकड़वा दिए ना और देखना तुम्हारा औकात बता देंगे। तो बोल चाल की भाषा में वो अपने हमको जो सूचना देते हैं उसको खुद आउट करते हैं। सभी लोग DSP हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर के हैं, ट्रैफिक के हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति जो अधिसूचना होती है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में, तो SDPO साहब लोग उसको बोलते हैं। पुलिस इनकाउंटर हुआ था, ढेर सारे नक्सली मारे गए थे, हमारे उसमें पुलिस अधीक्षक और DIG सभी लोग लीड किए थे। उसी में हमको राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। हमारे IAS IPS करते हैं या किसी भी कार्य में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। सरकार का भी निर्देश है कि लोग जो आपके पास आते हैं, पीड़ित हैं या कहने आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत परेशानी से जो आम नागरिक है उनको आप बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट खराब है। जब भी हम स्टोरी करने आते हैं आप नज़र आ जाते हैं। जैसे वो हंगामे की बात की, आप चांदनी चौक पे हम गए थे तो आपने लीड किया था, बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया। एक पुलिस अफसर जो है ना बिल्कुल नारियल के समान होता है, जो बाहर से कठोर लेकिन भीतर में बहुत ही नम्र होता है। SDPO राम पुकार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है आम लोगों के लिए, DYSP, SDPO और DSP में क्या अंतर है। DSP जो है पुलिस उपाधीक्षक मूल पद है, और मूल पद जो इसमें हम लोग की बहाली होती है, और इसके बाद जो DSP का पदस्थापन अधिसूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में होता है, तो वही पद SDPO कहलाता है। जब अनुमंडल में वो कार्य करते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में, तो वो SDPO का हुआ, जो छोटा उसका फॉर्म है। और ये कई चरण है, फिर आप एडिशनल SP भी हो गए, और आपका दूसरी जगह पदस्थापन नहीं हुआ, और मूल पद जो यहाँ है उस पर कार्य कर रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ही लोग ही बोलते हैं, जबकि वो एडिशनल SP रहते हैं। तो एडिशनल SP सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO बोलते हैं। तो लोग ये टर्म विभागीय है, लोग DSP से इसको जानते हैं, यही अंतर है। जब सभी लोग DSP हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर के हैं, ट्रैफिक के हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति जो अधिसूचना होती है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में, तो SDPO साहब लोग उसको बोलते हैं। यही जो अंतर है, जो धारणा में है। आपको पता नहीं है सर, अररिया के आप यूथ आइकन बने हुए हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े मामलों को बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। और तो अब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बता दें। हम बिल्कुल किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी आज भी किसान हैं और खेती-बाड़ी करते हैं, और हम 94 में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बहाल हुए थे, और वहाँ से विभिन्न जिलों में पदस्थापन हुआ था। वर्ष 2005 में जो हमारे वर्तमान में DGP सर हैं, वो हमारे पुलिस अधीक्षक थे, और वहाँ पुलिस इनकाउंटर हुआ था, ढेर सारे नक्सली मारे गए थे, हमारे उसमें पुलिस अधीक्षक और DIG सभी लोग लीड किए थे। उसी में हमको राष्ट्रपति वीरता पदक मिला था, और इसके बाद प्रोन्नति हुई थी। पुनः हम लोग पटना में इसके बाद पदस्थापन हुआ, वहाँ भी हुआ। इसके बाद नक्सल एरिया में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में पकड़ी बनावा में जो पहला पदस्थापन था वो नक्सल एरिया था, वहाँ भी पुलिस से मुठभेड़ हुई। उसमें पुलिस से लूटा गया राइफल वगैरह बरामद हुआ।
फिर हमारी पोस्टिंग जमुई में हुई, वहाँ भी नक्सल प्रभावित एरिया था और लगभग 5-6 इनकाउंटर, अच्छा इनकाउंटर हुआ था एसटीएफ के, और वहाँ पर जो सीआरपीएफ की विशेष टुकड़ी थी उसके माध्यम से, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम जब भी स्कूल में जाते हैं, चाहे मोहिनी देवी हो या अन्य संस्थान में, तो बच्चों को के साथ मेरा लगातार इंटरेक्शन होता रहता है। हम यही बताते हैं कि कोई भी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही, चाहे कोई जो हमारे आईएएस आईपीएस करते हैं या किसी भी कार्य में, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। आदमी अगर ठान लेता है किसी चीज़ को, और हम लोग ने नौकरी में भी देखा है कई अवसर पर, हम लोग जब पूरे मन से और दृढ़ इच्छा शक्ति बना कर कि नहीं इसको काम को करेंगे चाहे उसके लिए जो हो, तो हमको वो बड़ा काम आसानी से हो जाता है और इस पर सफलता भी देते हैं। कई मामले में हम लोग किए हैं, इसका प्रयोग भी किए हैं। तो अक्सर हम स्कूल में जाते हैं तो पहले है कि आप अपना लक्ष्य गोल तय कीजिए और उसके लिए एक दृढ़ संकल्प होइए। वर्तमान परिवेश में अमूमन क्या होता है कि हम लोग जो समाज में हैं 40-50 वर्ष का अनुभव होता है तो एकाएक चाहते हैं कि हम अपने बच्चे में डाल दें, वो उचित नहीं है। उसको बताने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माता पिता के अलावे अन्य जो है लोग बता सकते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, कोई आदमी कैसे सक्सेस किया, तो उन लोगों को ज़रूर जा कर के बताना चाहिए, ताकि जो न्यू जनरेशन को ये पता चले। वह भी कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको समय लगेगा, तब तक उसका 25 वर्ष 30 वर्ष उम्र पार हो जाता है। और कोई व्यक्ति 30 वर्ष या 40 वर्ष में जो निचोड़ किया, उसने प्रयोग किया, उसको जानकारी है कि इस प्रकार पढ़ा जाएगा, इस प्रकार रहा जाए, तो सफलता मिल सकती है। तो न्यू जनरेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जो भी पदाधिकारी हैं अपने अनुभव को समेटकर जो नया पीढ़ी है, स्कूल के माध्यम से, स्कूल कॉलेज या अन्य सामाजिक संस्था जहाँ जहाँ आप ले जाते हैं, आपको बुलाया जाता है खेल उद्घाटन में या स्कूल में कोई वार्षिक उत्सव होता है, तो उस प्लेटफॉर्म को निश्चित रूप से सतर्कता और एवं सतर्कता कैसे समाज में आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, समाज में नशा का सेवन है, कैसे परिवेश संकुचित सीमित परिवार हो गया है, एकल परिवार की पद्धति हो गई है। इस परिस्थिति में जो लीडिंग पर्सन है, जो आगे हैं, उनको निश्चित रूप से बताना चाहिए। इससे युवा में ऊर्जा का भी संचार होता है और अच्छा भी लगता है। हम लोग बचपन में याद है कि कोई वीडियो और पदाधिकारी, वीडियो सीओ या डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जाते थे गांव में, तो हम लोग दौड़ के जाते थे, देखते थे कि उनको ये ऐसे हैं, वो कोट टाइप पहने हुए हैं, उनकी भाषा ऐसी है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता था। हम लोग भी सीखते थे कि क्या ये देखिए हमारे यहाँ गाड़ी से आए हैं, उनके पास ऐसे फोर्स है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, कई जगह महीना में जाना होता है, तो सतर्कता और के बारे में निश्चित रूप से, और सफलता कि आप कैसे सफल हो सकते हैं, क्योंकि इतना दिन काम करते करते आपके अंदर ये अच्छे और बुरे की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान का भी माप कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक जो अनुभव से आप करते हैं कि कौन आपका दोस्त है जो बुरा है और कौन दोस्त है अच्छा है, तो थोड़ा सा मापदंड है, उसको अगर लोगों को बताने पर उसमें सहज से उनको जानकारी हो जाती है, तो इसका सर ज़रूर निश्चित रूप से इसको शेयर करना चाहिए। सर अपनी अभी बातों में बताया ड्रग एडिक्शंस, ये तो पूरे बिहार में, तो मुझे लगता है इंडिया लेवल की समस्या है, और अररिया भी उससे अछूता नहीं रहा है। तो हम लोगों का काम ये होता है कि देखते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग बहुत डे टू डे न्यूज़ करते हैं, लोगों के कंसर्न में रहते हैं, तो मुझे लगता है फॉर मी इट इज़ मोर अबाउट ऑफेंस, जुर्म है सर, क्योंकि बॉर्डर है चार तरफ से और कहीं ना कहीं ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है तो ही यहाँ आ पा रहा है। तो सर उसमें आप लोग अभी क्या पहल कर रहे हैं? पहला देखिए, मेरा पदस्थापन बहुत कम समय में रामपुर में हुआ था, जो रामपुर फारबिसगंज के मुख्य मार्ग पर स्थित है। तो हमारे जब भी पुलिस जाती थी तो आम लोग झगड़ने लगते थे, तो ड्रग के बारे में बहुत शिकायत मिलती थी, कोरेक्स का, ड्रग्स का, और हब बंद के रूप में परिवर्तित होते जा रहा था। सबसे दुखद बात क्या थी कि अच्छे कार्य के लिए जब पुलिस जाती थी तो लोग वहाँ के महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग उलझ जाते थे। हमने वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से एक प्रयोग किया था,
और काफ़ी संख्या में महिलाओं उसमें भाग ली थी। लगभग हम मेरे ख्याल से 1,500 के संख्या में महिलाएं आई थी। और हम लोगों ने उनको बताया कि आपके यहाँ कोई ड्रग बेच रहा है या गलत धंधा कर रहा है तो कितना व्यक्ति है, 50 है, 60 है। हमने उनको बताया कि 50-60 व्यक्ति, आपका 10,000 का गांव है, 10,000 की आबादी है और 50 आदमी गलत कर करके पूरे गांव को बदनाम किए हुए और उस 50 आदमी के से 500 बच्चा या 500 परिवार प्रभावित है, तो क्यों नहीं उठाते हैं। दूसरा कि आप जो कमा रहे हैं, आप दिल्ली, पंजाब कहीं भी जा कर के कर रहे हैं और आपकी पत्नी यहाँ है, बच्चा का भरण पोषण कर रही है, तो आप किसके लिए अर्जित कर रहे हैं। अगर वही बच्चा जो ड्रग का सप्लायर है या ड्रग बेच रहा है उसके संपर्क में आ गया तो आपका सारा किया, आप ज़िंदगी भर का मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, वो संपत्ति फिर आपके काम के लायक नहीं रहेगा, वही बेटा आपको संपत्ति। तो इसका प्रभाव हुआ कि जो हमारी पुलिस जाती थी, लोग अक्सर उलझ जाते थे उसमें, एकदम नहीं के बराबर हुआ। हम लोगों ने उसको एक सोसाइटी के रूप में डेवलप कर दिया था। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, उसमें अररिया में एसपी थे और मैं बंजरिया में जब गया था तो हम लोगों ने उस समय पूर्णतः दारू बंद करवा दिया था। बंजरिया थाना में आज भी लोग वहाँ मोतिहारी में आप याद करेंगे, तो ये वहाँ के हम लोगों ने बैठक किया। बैठक करने के बाद लोगों में जागरूकता किए, महिला टोली बना दिए गांव-गांव में महिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रग्स से महिला प्रभावित होती है। जो दारू है, ड्रग है और अन्य मादक पदार्थ है, उससे महिला प्रभावित होती है और उसका पारिवारिक ज़िंदगी टूटता है। तो हम लोगों ने जब किया था तो 2008 में 9 में हम की बात बता रहे हैं, तो बहुत सक्सेस रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अररिया में व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊँ तो इतनी शिक्षा का घोर अभाव है। पहला है, अभी भी हम लोग जा रहे हैं ड्रग के अगेंस्ट में काम करने के लिए, तो वो जो ड्रग का धंधा कर रहा है 10, 20, 50, 100 आदमी को इस प्रकार से प्रभावित किया है कि वो लोग पुलिस से उलझने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही ख़राब है और हम लोगों ने पिछले बैठक में ये बहुत ज़ोर शोर से हम लोग किए हैं और इसका एक हम लोग खाका बना रहे हैं कि हम गांव में पहले जागरूकता करें, ताकि जो छोटे छोटे स्तर पर भी इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो उसका न्यूज़ हमारे पास है। कार्रवाई होती है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे पूरा कौन लोग हैं, कौन इससे प्रभावित हो रहे हैं, और वो जब तक समाज को इससे नहीं जोड़ेंगे तब तक नशा मुक्ति सफल नहीं हो सकती। सर, ड्रग्स बेचना तो जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है और हम लोग करते भी तो हैं। अगर सर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मान लिया मेरा कोई भाई है या कोई भी है, मैं इसको जानता हूँ, वो ड्रग्स बेच रहा है जी, तो अब मुझे ये डर लगा होता है कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कहीं से ये लीकेज हो गया तो मेरा क्या होगा। तो इस केस में सर देखिए, ये बिल्कुल है, हम 1% की बात नहीं कर सकते हैं, 1-2% में आपका सूचना आउट हो गया, लेकिन 98% लोग ये सोचते हैं कि हम बताएंगे तो हम क्यों फंस जाएंगे। अमूमन इसी बात की जागरूकता इसी बात पर है, हम लोग इसी में फेल हो जा रहे हैं। हम जबकि पब्लिक के लिए करते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट, ख़राब इम्पैक्ट जो हो रहा है उसके लिए, लेकिन उनके अंदर अभी भी बैठा हुआ है कि हम पुलिस को कहेंगे तो हम फंस जाएं, हम क्यों कहें। और तब व्यक्ति कहता है जब उसका सब कुछ नाश हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में किसी का बेटा अगर ड्रग पीने लगा तो उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन होता है, वो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है परिवार के प्रति, उसके अपने जो सदस्य उनके प्रति। तो उस समय वो अगर हमको सूचित करें, हम उसको फॉलो करें, वो सूचित करेंगे तो हम फॉलो करेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ जाता है। और ये लोग ऐसा है कि ग्रुप के माध्यम से बताता है, जैसे आज हम छापामारी किए, कई जगह पर छापामारी की तो वहाँ ख़त्म हो गया, पता चला कि गांव के एक बाजार है, बगीचा है, वहाँ शिफ्ट कर गया। तो व्यक्ति को अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ जहाँ लोग बेच रहा है, डिलीवर कर रहा है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन अमूमन इसी बात का दुख है, जिस बात को आप उठा रहे हैं कि लोग हम लोग को सही समय पर सूचना नहीं देते हैं और इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। तो सर, हम लोग किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, 1% छोड़ दीजिए, तो हम लोग कतई कोई भी पुलिस अफसर इस चीज़ को सूचना का आउट नहीं करता है। एक धारणा बनी हुई है, लोग क्या होता है, उत्सुकता बस जो है ना, कहीं ना कहीं चौक चौराहा पर या गांव में, अच्छा तुमको पकड़वा दिए ना, और देखना तुम्हारा औकात बता देंगे,
तो बोल चाल की भाषा में वो अपने हमको जो सूचना देते हैं उसको खुद आउट कर देते हैं कहीं कहीं। देखिए उसको कर रहा था तो हम उसको पकड़वा दिए ना, और इसके बाद फिर हमारे पर आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी तथ्य को लेकर के जागरूकता की आवश्यकता है लोगों में। जब तक हम लोग बैठ कर के समाज में हर एक गांव में करेंगे कि नहीं ये इससे ये नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ शराबबंदी है, मान लीजिए सूखा जो नशा है उसका सेवन होगा तो फिर इसका तो इम्पैक्ट बहुत ख़राब होगा, ख़ास करके बॉर्डर एरिया में। और अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है। तो अररिया ज़िला में एक अभियान चलाने की है। हम लोग खाका बना रहे हैं कि थाना स्तर पर गांव-गांव में एक जागरूकता और कैसे इसको बचाया जा सके और आप कैसे सूचना दें, उस सूचना पर हम लोग कार्रवाई करें। और बड़े डीलर को तो हम लोग कर रहे हैं, एक छूटता है तो दूसरा तैयार हो जाता है, ये क्रम चलता रहता है। और सप्लाई बगल से कई ज़िला हैं, सीमावर्ती नेपाल है, बंगाल है, नेपाल भी प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग हैं खाका इसका इसमें बहुत फोकस करने की आवश्यकता है और हम लोग इसका बना भी रहे हैं। और हम लोग को एहसास है इस बात का कि हम लोग नए जनरेशन को सुरक्षित अगर मुझे इन्फॉर्म करना हो, मतलब होता क्या है कि सर जो बड़े पदाधिकारी हैं उस पर थोड़ा ट्रस्ट करता है, मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ। छोटे पदाधिकारी पे लोग थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई सर ऐसा वे है कि जिससे अगर डायरेक्ट सर को इन्फॉर्म कर दें तो ये आपकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, सेक्रेसी मेंटेन की जाएगी? पुलिस अधीक्षक महोदय का नंबर है 94 318 00002। मेरा नंबर है 94 318 00045। SDPO फारबिस का नंबर है 94 318 00044। तो सोशल प्लेटफॉर्म पर सभी थाना में लगा हुआ है। अगर आपको कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन होता है, आपको आपके समाज में अगर दिखाई पड़ता है कि है उसका फ़ोटो या इंफॉर्मेशन आप निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक को हम लोग को शेयर करें। अभी तक हम लोग के स्तर में जो भी आया है हम लोगों ने कार्रवाई किया। कभी होता है कि मिस होता है, कभी हम लोग दूसरे काम में हो, कभी अवकाश में चले गए या अन्य काम कोई रेड छापामारी में लगी हुई है या कोई पर्व विशेष में है तो उस समय मिस होता है। लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी को आप DIG महोदय को दे सकते हैं, हम जो सभी जगह प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म पर इवन थाना के बोर्ड पर पदाधिकारी हैं, आप उनको अपने चैनल के माध्यम से आश्वस्त कीजिए लोगों में कि पुलिस के द्वारा ये जो सूचना आपके माध्यम से मिलता है वो हम लोग उसको आउट नहीं करते हैं। हम लोग और मन में उनके प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन आम धारणा है ये गलत है। 1-2% कभी ऐसा होता है लोगों में है, उसके प्रति भी हम लोग सतर्क होंगे। अपने थाना के में पदस्थापित कर्मी को बताएंगे कि जो भी आता है सूचना उनको कृपया इस प्रकार से सहेज करके रखें। सर इसी से मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर कम्युनिकेशन जो होता है आम पब्लिक और पुलिस के बीच में थोड़ा एक थ्रेट सा होता है। तो मैं एक DGP साहब से एक बार इंटरव्यू कर रहा था तो कह रहे थे कि वर्कशॉप करवाते हैं। तो बिहार में कुछ ऐसा होता है कि सर जिससे जो संवाद हो पब्लिक और पुलिस के बीच वो थोड़ा फॉलो में हो, लोग डर ना करें, अपनी बातों को रख पाएँ? इस बिंदु पर अब नया ट्रेनिंग जो न्यू जनरेशन का हो रहा है या हम लोग भी है तो बार बार लोगों के साथ सामान्य नागरिक के साथ व्यवहार करने के बारे में निश्चित रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है। निर्देश भी है कि जो जनता है आप उन्हीं के लिए हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे यहाँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि लोग कानून का जो है ना पालन, कानून को तोड़ने में बिहार के लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। आप अब देखे होंगे कि हम लोग प्रत्येक दिन ड्राइव निकाल रहे हैं, बीच मार्ग पर लोग गरीबी के नाम पर क्या करते हैं, बीच सड़क पर देखिएगा खीरा दे दिया, अतिक्रमण कर दिया, सामान का है, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है ना। तो और उनको हटाने जाने के बाद तरह तरह से भिड़ते हैं। उसी प्रकार से आप देखिएगा हम लोग ड्राइव चलाते हैं तो वाहन का इतना फाइन हो गया। अभी भी गाड़ी अगर आपको सामान खरीदना है, आप पढ़े लिखे आदमी का भी बात कर रहे हैं, तो वो लोग अमूमन रोड पर ही गाड़ी लगा के जहाँ पर रुके वहीं पर गाड़ी लगा कर दुकान में चले। उनको ये नहीं पता है कि एक पीछे वाला व्यक्ति आ रहा है, उसको कितनी परेशानी होगी, गाड़ी उसको रोकना पड़ेगा, ईंधन की बर्बादी होगी। लेकिन वो अब हॉर्न देते रहते हैं, तब जा कर के वो दुकान से आएगा। ये नहीं कि जबकि वो स्पेस होता है,
या स्पेस नहीं है तो आगे में स्पेस है, तो ये अभाव है। अब इस क्रम में लोग हमारे भी पुलिसकर्मी या हमारा जो वर्ग है, कई बार आपको बोला अच्छा करते हैं ना, आपको क्या लग रहा है, तो उलझते हैं। तो उसमें हम लोग जो धरातल पर देखते हैं कि हमारा भी स्टाफ आदमी ह्यूमन नेचर है, वो पेशेंस खोता है। हम लोग पेशेंस खोना नहीं चाहिए, कानून में हम लोग कहा है उसके विरुद्ध फाइन करें, लेकिन इरिटेशन जो है, इरिटेट कर देते हैं लोग। अमूमन जो शिकायत आप लोग का आता है या समाज से आता है, वो इरिटेशन है और बार बार इसका होता है। हम लोग वरीय पदाधिकारी हम लोग को भी बोलते हैं और सरकार का भी निर्देश है कि लोग जो आपके पास आते हैं, पीड़ित हैं या कहने आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत परेशानी से जो आम नागरिक है उनको आप बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट ख़राब होता है। तो इसका हम लोग बार बार निर्देश भी देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, और प्रयास करते हैं कि जो आम नागरिक आते हैं वो हमारे प्रति अच्छा सोच लेके जाएँ। अच्छी बात आपने कही। सिविक सेंस की बात कर रहे हैं आप सर, कि लोगों को सिविक सेंस यहाँ डेवलप नहीं है। तो हम लोग क्योंकि कवर करते हैं तो एक्सीडेंट हाईवे पे आए दिन आपने सुना होगा सर, क्योंकि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों का एक्सीडेंट होता है। ऐसे तो एक्सीडेंट हर तरह के वाहन का हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों का ज़्यादा हो रहा है। तो हेलमेट पे कभी कभी चेकिंग भी होती है। तो क्या लगता है सर, और किस तरह का चैलेंजेस है, क्या काम करने की ज़रूरत है? नहीं, हेलमेट का तो चेकिंग लगातार आप 2-3 जगह पर और काफ़ी इसमें है, लेकिन इसमें जो अभी का हमारे यहाँ जोकीहाट, अररिया, बैरगाछी और इस सब में हाईवे बना है, अभी हम लोग पुलिस सप्ताह के अवसर पर किए थे और इसको और दृढ़ता से करने की आवश्यकता है कि हाईवे बना है तो उसका 2 भाग में गांव बट गया है। जैसे आप फारबिसगंज से जब आएंगे तो कई गांव हैं जो 2 भागों में बट गया है। तो पहला है कि लोग अपने स्वार्थ में क्या क्यों बाड़ जो लगा है लोहा का जो एक था उसको हटा दिए और उसको या बेच दिए, तोड़ दिए, जिससे क्या होता है छोटे छोटे बच्चे और गाड़ी तेज़ में रहती है 80-90 के स्पीड में और प्रयास करते हैं जाने। तो उन स्थानों पर जागरूकता की आवश्यकता है। लोग घटनाएं होती है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और रोड जाम करने लगते हैं। और वास्तविक में देखा जब हम लोग देखते हैं, घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि पूर्णतः उनके लापरवाही। आप एक रोड पार कर रहे हैं, कान में मोबाइल लगा के जा रहे हैं या गाड़ी नज़दीक है देख रहे हैं, तो वो तो ब्रेक है, एक सीमा गति में है, तो उसकी एक का लिमिटेशन है, कहाँ पर वो ब्रेक काम कर जाएगा और उसके चपेट में आते हैं। तो पहला है कि जो रोड पर है वहाँ पर जो सुरक्षा बाड़ लगाया गया है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दुर्घटनाएं ये कारण हो रही है। अभी आप देखे होंगे कि जो हमारा गोढ़ी चौक है, हम लोगों ने उसमें दीवार दे दिया, कई घटनाएं हुई। अब उसको भी रात में जा कर के तोड़ देते हैं, जबकि बगल में हमने कट नहीं था। तो जो साधन और सुरक्षा दिया जाता है उसका वो लोग दुरुपयोग करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दीबाजी में करें। तो ये लापरवाही भी है, अजागरूकता। हम लोग अभी जोकीहाट रोड में कई घटनाएं हो रही, हम लोगों ने उसको सुरक्षा के मापदंड के अनुसार अनुरोध भी किए हैं एनएचआई को। और पुलिस सप्ताह में हम लोग काफ़ी लंबा प्रचार किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं कि देखिए आप लोग वाहन को रोक करके, वाहन आ जा रहा है तो रोक करके 1 मिनट समय दीजिए। अपने बच्चों को रोड पर निकलने के समय में देखिए कि बच्चा अकेले नहीं जाए, वाहन के चपेट में नहीं आ जाए। तो ये उन लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट बहुत है, आपस में लोगों का तनाज़ा बहुत है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड डिस्प्यूट में तो कुछ नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, तो करते क्या है, क्रिमिनल केसेस वो डालते हैं। अक्सर देखा गया है, सोने का चैन ले लिया, घर में आग लगा दिया, इस तरह का। और मैंने पता किया था कि जो एफआईआर दर्ज करते हैं बहुत प्रोफेशनल राइटर होते हैं। तो क्या सर कुछ सेंस को डेवलप करते हुए ऐसा नहीं होता आप लोगों को, ये लगता है कि फेक केस है, फेक केस की एंट्री हो जाती है, तो इस पे आप लोग कुछ काम करते हैं क्या? नहीं, इसका 2 पहलू है। पहला है एफआईआर। तो एफआईआर में हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये कानून है, कानून हम लोग उसको किसी को डिनाई करते हैं। तो एफआईआर होता है वो तो आप देखते हैं, लेकिन उसका फाइंडिंग आप नहीं देखते हैं। आप फाइंडिंग देखेंगे तो जो हमारे यहाँ सपोज 1 महीना में हमारे यहाँ 100 केस हुआ, लगभग हमारे अनुमंडल में 400 की संख्या में केस होता है। एसआर
और नन्हेसर मिला करके, जो हम लोग 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो हम लोग जो फाइनल कर रहे हैं वो नहीं देखते आप लोग, FIR देखते हैं। इन केस गांव में झगड़ा होता है तो दिल्ली पंजाब सबका नाम दे देते हैं लोग, उनको लगता है कि यही एक मौका है हम इसमें बदला सधा लें। तो हम लोग उन लोगों को साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर यह बताते हैं कि हमारा बेटा दिल्ली में है, तो हम लोग उस टेक्निकल आधार पर या अन्य जो साक्ष्य उपलब्ध रहता है उसके आधार पर हम लोग उसको निकालते हैं। और जो फाइंडिंग देते हैं कि आप सोना का गए कि हम सुबह में खेत में काम करने गए तो 1 लाख रुपया हमारी चोरी हो गई, या सोना का चैन, तो अमूमन हम लोग उसको जो अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जाता है तो उसमें इसका रहता है। लेकिन तत्काल लोगों को परेशानी होती है, लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण करके उसको निकालते हैं। तीसरा जो इधर के दिनों में हुआ है, हम लोगों ने सभी थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी समीक्षा की जाती है समय पर। हम लोगों ने कहा है कि भाई आप जो FIR होता है, कल ही की घटना है, अभी हमारे सिटी में 2 दिन पहले हत्या का कांड हो रहा था। हम लोग गए थे ब्लॉक में, सदर हॉस्पिटल में, तो हम लोग बोला कि भाई आप लोग केस करते हैं, केस कीजिए, हमको इससे नहीं, लेकिन जो दिल्ली पंजाब का है आदमी उसका नाम क्यों डालते हैं? आपका व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन तो कई लोग समझते हैं इस चीज़ को। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो FIR हो, हम लोग फर्द बयान के आधार पर भी लेते हैं, लेकिन उसमें लोग के गांव में हो गया है कि छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो जैसे हमारा जेवर ले लिया, हमको हत्या करने के लिए ही मारपीट किया। और दूसरा आपका प्रश्न है भूमि से संबंधित। भूमि से संबंधित जो एकाएक समस्या आप देखे होंगे 10 वर्षों में बढ़ा है, इसका कारण है कि एकाएक हर एक जगह सरकार के द्वारा रोड निकला है, लोगों के कम्युनिकेशन से जोड़ा जा रहा है, इससे विकास भी हो रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में हो क्या रहा कि जो ज़मीन 50,000 रुपये इकट्ठा था वो 5 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। और इसमें जो सामाजिक है संरचना है, जैसे हमारे पिताजी की बहन है, अब वो दिल्ली पंजाब या कहीं रह रही हैं और उसका बेटा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अब हमारा ज़मीन उसमें चला गया, तो हिंदू लॉ के अनुसार उसको हिस्सेदार मिलना चाहिए। और वो क्या करता है, जिसका मर गया, जो परिवार के सदस्य मर गए या जिंदा है, तो वो आकर के उस ज़मीन पर शेयर दिखा करके बेच देते हैं। तो विवाद घर से ही शुरू हुआ है, जो आप समाज में विकराल रूप हो गया। हिंदू में भी वही हाल है, मुस्लिम लोग में शेयर के नाम पर जो आज जिनका उम्र 80 वर्ष 90 वर्ष हो गया है, और वो आकर के अपने जिनका, जबकि उनका सब कुछ अपना है, वजूद है, और पहले गार्जियन लोग ही काम करते थे, तो पहले उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता था, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था। लेकिन अब ये सारा चीज़ ध्वस्त हो चुका है। सोशल स्ट्रक्चर आप देखेंगे आपके यहाँ भी सोशल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। अब गांव में उसको लगता है कि हम बाहर के आदमी को 2 लाख 1 लाख प्रलोभन देकर के 50 लाख का प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम लड़ेंगे तो उससे हमको अगर 5 लाख खर्च किए तभी हमको 40 लाख रुपया आमदनी हो। तो इस प्रकार से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और समाज में इस प्रकार से तनाव बढ़ते जा रहा है। मूल कारण ये है कि जो संपत्ति का विवाद घर से ही शुरू किया गया है और घर घर में यही हो रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोगों में। खास करके यहाँ तो एक ज़मीन को 3-3 बार बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। अब वो कटिहार में उसकी फूफी है, फूआ है, मौसा है, मौसी है, कोई नेपाल में है, कोई वहीं से बैठे बैठे आए, रजिस्ट्री कर दिए, 60 वर्षों से जो भाई रह रहा है, और यहाँ अब उसका एक ख़रीदार हो गया और कहता है नहीं तो हम रजिस्ट्री कराए हैं और मोटेशन कराएं। तो ये चीज़ है, ये समाज जो आर्थिक उन्नति का ये दुष्प्रभाव है। सर अभी अररिया में बहुत हॉट टॉपिक है, आप लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम का मामला है, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन ये हम लोग से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअली इसमें बहुत सा कार्रवाई किया जाना रहता है, और ये है, इसमें पिछले साल भी बहुत कार्य हुआ था। आप देखे होंगे कि हम लोग के स्तर से कार्रवाई हुई, लेकिन एक्चुअली CS का ये मैटर है,
और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके अधीन टीम बनी हुई है और उन लोगों के द्वारा कार्रवाई हम लोग कभी कभी ज़्यादा शिकायत मिलता है हम लोग पर, हम लोग टीम बना के छापामारी किए, बहुत सब नर्सिंग होम को बंद करवाए थे। और तो उनका मापदंड है और वो कुछ सर्टेन सर्ट पर देते हैं। तो अगर उनको पता चलता है कि इस प्रकार से नर्सिंग होम हो रहा है जहाँ दोहन हो रहा है या चिकित्सा के नाम पे तो हम लोग भी करते हैं। और इसमें हमारे जो डॉक्टर हैं उनको रजिस्ट्रेशन रहता है, उन लोग का नाम दिया हुआ रहता है और उसमें उनके द्वारा ज़्यादा कार्रवाई की जानी है। हम लोग उनको सहयोग करते हैं और ये उन्हीं से कार्रवाई संभव है। सर एक फीडबैक है आपके लिए, आप यूथ कहना आपको पता है? नहीं हम लोग यूथ हाई बहुत पसंद करते हैं आपको। नहीं है क्या कि सदर में है, हम लोग का जाते स्कूल वगैरह में है और जो कैसे उनको पढ़ना है और हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बहुत युवा अक्सर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तरह तरह से उकसावे में आ जाते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि हमारा बंदिश है हम उनके बीच में कैसे जाएं। हम उनके बीच में जाते हैं, बात करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि नहीं ऐसे करिए तो आपके लिए जीवन अच्छा रहेगा। तो प्रयास करते हैं। ऐसा आइकॉन नहीं है हम यूथ का आइकॉन, हम 55 वर्ष मेरा खुद उम्र हो गया है। ऐसे हम जाते हैं स्कूल में तो हम जो सच है कैसे आपको बढ़ना है, कैसे बढ़ सकते हैं, हमने अपने ज़िंदगी में क्या गलती किया, हमसे किस स्टेज पर क्या गलती हुआ, तो हम ये बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये देखो ये हमने ये गलती किया, नहीं तो हम भी ये हो सकते थे। हर एक आदमी सब कोई संतुष्ट नहीं है, तो हमको लगता है कि हम और कर सकते थे तो ये चीज़ हुआ, तो हम ये बताते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। लड़कों ने मुझसे कहा था कि सर से आप मिलिएगा तो पूछेगा इतना एनर्जेटिक कैसे हैं सर, 55 साल आपने उम्र बताया सर, आप लगते नहीं हैं। नहीं, लगने से ऐसा नहीं कि लगने से ऐसा कि हमारा उम्र कम हो जाएगा। हम निगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं, हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। और मेरा है क्या कि किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, अगर कुछ हो गया तो हम किसी को है जानबूझ करके कोई गलती नहीं हो प्रथम, और हम निगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं, चाहे वह घर हो, बाहर हो, सर्विस हो। और अमूमन जो विकृतियां हैं सभी के जो अभी समाज में है, हम उससे प्रयास करते हैं कि है। और एक जो हम जिस वर्ग में आते हैं, जिस पुलिस सेवा में है, और उसका सम्मान कैसे बढ़े, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं या करने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे पुलिस की छवि धुने। अक्सर लोग व्यक्तिगत इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे उनको पता नहीं होता है कि पुलिस की छवि गिर रही है। तो सभी लोग तो देखते हैं, अगर सपोज कीजिए कि हम चौक पर बैठ करके 10 लोगों से गप मार रहे हैं, उसका पर्पस ये भी हो सकता है कि हम कुछ सूचना ग्रहण करें, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों में। अरे देखिए मेरे डीएसपी तो ऐसे बैठे हैं। तो यही खुल के, पहला तो खुल के हम बात करते हैं, लोगों से भी खुल के बात करते हैं, उसमें कोई नहीं रहता कि है। और दूसरा निगेटिव चीज़ को प्रयास करते हैं कि हम अररिया पुलिस के अंग हैं, तो अररिया पुलिस जिंदाबाद है। अररिया एडमिनिस्ट्रेशन, कभी भी यहाँ प्रॉब्लम होता है तो हम यही सोचते हैं कि नहीं, मेरे रहते कोई दंगा न हो, कोई बहुत ज़्यादा विद्वेष नहीं फैले, लोग ये समझे कि प्रशासन है। हम जहाँ आप देखते हो कि जहाँ हम अकेले भी रहते हैं तो लोग को हटा देते हैं, जाम रहता है वहाँ पर कर देते हैं, या अतिक्रमण रहता है तो जो जिस अनुसार से वहाँ कार्रवाई की जानी होती है तो करते हैं। तो हम लगता है कि अररिया में हम जब हैं, मेरा पदस्थापन है, तो पुलिस को सम्मान की दृष्टि से देखे, हमारे प्रति लोगों में ये नहीं रहे कि ये पुलिस है जिसके पर जो पुरानी परंपरा है और लोगों में भय है, ये चीज़ नहीं। तो सर आपने बोला कि जहाँ देखते हैं, तो इत्तेफाक से ऐसी बात अभी जब भी हम स्टोरी करने आते हैं आप नज़र आ जाते हैं। जैसे वो हंगामे की बात की, आप चांदनी चौक पे हम गए थे तो आपने लीड किया था, बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया। उसके बाद हम चले आए 0 माइल, तो सर को 0 माइल पाए। तो सर अब अररिया के लोग जहाँ देख रहे हैं आप नज़र आ रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि सर इतनी एनर्जी सर कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं? वो मान लीजिए कि इत्तेफाक कह सकते हैं इसको, और यहाँ है तो शहर में है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है, वो उस दिन इत्तेफाक था कि गोढ़ी चौक पर आप गए तो गोढ़ी चौक पर मिल गए,
चांदनी चौक पर मिल गए, जीरो माइल में। तो उस ढंग का लोगों में था, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे थे जो रोड पर आ गए थे, तो उनको एक दिशा देना था, क्योंकि उनसे सामाजिक तत्व या जो बहकाने वाले लोग हैं शहर में चाह रहे थे कि शांति व्यवस्था भंग हो, लोग में काफ़ी आक्रोश होता, और हम जो युवा पीढ़ी था लोग रोड पर आ गए थे। लगभग 25-30 हज़ार के संख्या में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे। उनको पता नहीं था कि हम किस चीज़ के लिए रोड पर आ गए हैं। तो उसमें उनसे बात करके बताना ही था कि आपका उद्देश्य क्या है। कोई अगर उद्देश्य जब तक नहीं है और उसको आप बैनर के तले नहीं जा रहे हैं, संगठित होकर के आप नहीं बातों को रख रहे हैं, सिर्फ उत्तेजना में जा रहे हैं। अगर आप उत्तेजना में जा रहे हैं तो आपसे निश्चित रूप से गलतियां होगी। हम लोग भी उत्तेजित होते हैं तो ही मिस्टेक होता है। तो उन लोगों को समझाना था ताकि हमारा बच्चा कल होकर के अगर उससे कोई गैर कानूनी काम होता तो हम FIR करते तो उसका लाइफ प्रभावित होता। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि उनको एक अभिभावक के नाते कई जगहों पर हम लोग उनसे कहिए कि आमना सामना हो गया था, तो प्रयास किए कि उनको अच्छा रास्ता बताया जाए। उन्होंने माना भी, समझाने पर लोग समझे। फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे माता पिता हैं, भाई है, मेरा 2 लड़का है, एक जॉब कर रहा है इंजीनियरिंग कर करके, हमारी बेटी है बड़ी, उसकी भी शादी हो गई, एक छोटा लड़का है। और मतलब कह सकते हैं कि परिवार सुख में, हम लोग सुख में ज़िंदगी जी रहे हैं। पारिवारिक मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य है। पत्नी गृहिणी है। सर छुट्टियों में तो आप जाते नहीं हैं, क्योंकि हर त्योहार में तो आप, मैंने कई त्योहारों में आपको देखा है सर। नहीं तो छुट्टी होता है बच्चा तो वो आ जाती है, और हम लोग भी छुट्टी मिलता है। इस मामले में हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो ठीक हैं कि उनके द्वारा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो कोशिश करते हैं कि जो काम कर रहे हैं यहाँ हैं उनका भी पारिवारिक ज़िंदगी है, तो छुट्टी में हम लोग जाते हैं, लेकिन कम संख्या में, उसकी संख्या कम। सर आपकी अपनी, जैसे अगर मैं पूछूं कि एक तो मैं आपको जान रहा हूँ वरीय पदाधिकारी हैं आपके लिए, लेकिन सर आपकी अपनी भी पर्सनैलिटी होगी ना, तो फैमिली के साथ क्या फन वन करते हैं कि नहीं? बहुत एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कोई पुलिस में जो है ना, बाहर एक पुलिस अफसर जो है ना बिल्कुल नारियल के समान होता है, जो बाहर से कठोर लेकिन भीतर में बहुत ही नम्र होता है। वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते करते वो आपको दिखता है, लेकिन भीतर से एक पुलिस अफसर एकदम नारियल, जिसे बता रहे हैं ना कि ऊपर से सेफ उसका आपको हार्ड लगता है। और अगर मैं कहूँ तो धर्म के हिसाब से शिव का जो अंश है पुलिस है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शिव में तीनों अंश है, शिव इसलिए शिव है, उसमें तीनों रत्न है, तीनों अंश का समावेश शिव में है। तो अगर मानव के रूप में, और समाज में बहुत लोग हैं जो सेवा करते हैं, हर एक विभाग अपना अपने को महान बनाता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर शिव का अंश है तो वो पुलिस है, क्योंकि जीवन की रक्षा करना पुलिस का काम है, उसको पोषित और संरक्षित करना काम है, और संहार करना भी। अगर कोई अपराध कर रहा है तो या तो हम कानून के दायरे में उसको लाते हैं, और इन केस फील्ड में अगर हमसे भिड़ गया, आमना सामना हो गया और हम पर गोली चला दिया, तो उसमें हम लोग संहार भी करते हैं, और सभी को करना चाहिए। और पुलिस को निश्चित रूप से यह सोचना, सभी हम अपने पुलिस के कर्मी को बोलते हैं कि अगर कोई शिव का अंश है तो हम हैं। हमें ईश्वर ने हमको सेवा में के लिए भेजा है और उसका अंश है। सभी लोग मानव हैं, लेकिन मेरा मानता है कि शिव की विशेष कृपा हम पर है। कोई व्यक्ति, आप ऐसे उसको देखें, कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब है, कोई साधन नहीं, और पुलिस उसके बगल में कोई बड़ा आदमी उसको तंग कर रहा है, क्या कि उसका 3 महला मकान है, संगमरमर का घर बना रहा है, और उसके सामने एक झोपड़ी है, और उससे उसकी खूबसूरती खराब हो रही। समाज में सब लोग उसको नहीं मदद करें, लेकिन अगर पुलिस के पास जाता है और उसको मदद करता है तो हम उसके वजूद को कायम रखते हैं, जिसके वजूद को एक भवन बिल्डिंग वाला मिटाना चाहता है। मैं बिस्पी थाना में था, एक मुखिया वहाँ का, उसके सामने एक झोपड़ी का था घर, और उसको हटाने का पूरा प्रयास करने लगा।
और उसका घर तोड़ दिया था, मैं जाके घर बनवा दिया। तो ये है पुलिस का काम। और जो पुलिस थाना में जिस स्तर से न्याय हो सकता है, वह न्याय, त्वरित न्याय कहीं नहीं मिल सकता है। सर आपको सर्विस में कितने साल हो गए? हमारा 94 के बहाल हैं, अब तो हम 30 साल ऑलमोस्ट। तो सर अगर मैं ये कहूँ, ऐसे तो आपने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, कि 30 साल के सर्विस में आपने ऐसा 3-4 ऐसा बड़ा काम जो लगता है कि हाँ वाकई मैंने ये काम किया और इसका रिजल्ट आया, या ना भी रिजल्ट आया, मैंने इनिशिएशंस लिया? 2-3 काम हमको बहुत पसंद है। जैसे आदापुर में थे तो वहाँ उसमें 2006 का बता रहा हूँ कि दारू का बहुत प्रचलन था, बॉर्डर पर था, और हम लोग पूरी सख्ती से बॉर्डर पर दारू बंद करवा दी। उसका प्रभाव हुआ कि बहुत लोग दारू छोड़ दिए थे उसमें, 2006 का बता रहा हूँ। वो मेरा पीरियड हमको बहुत पसंद पड़ता है। उसी तरह से बंजरिया में थे, एक बार बाढ़ आया था, उसमें भयंकर लोग प्रभावित हो गए थे, घर में सब का पानी चल रहा था। तो उसमें एक हमारे बाद में वो एमएलए हो गए थे, हमारे बैच के थे, उनके द्वारा 3-4 ट्रक चावल लाया गया था, और उसमें हम पूरा गांव-गांव में घूम के जाकर देखे थे कि 2 किलो चावल देते थे। तो जो अच्छे खासे बड़े लोग भी थे वो उनके घर में देते थे। तो वो कार्य मेरा पूरे लाइफ का सबसे है। अररिया से क्या एक्सपीरियंस मिला? कैसे लोग हैं यहाँ के? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या चैलेंजेस आपको? अररिया में बहुत काम करने की आवश्यकता है। फारबिसगंज में हम उस समय हम इसी जिला में फारबिसगंज में गए थे, तो वहाँ का कल्चर और यहाँ सबसे दिक्कत क्या है पूरे बिहार में, 2 चीज़ का। यहाँ जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रहा है और शिक्षा का घोर अभाव होता जा रहा है। आप पिछले साल कई अवसर पर बाहर से जो बच्चे आए तो 67 बच्चियाँ आई थी जिसका हम काउंसलिंग किए थे। उसमें से 67 बच्ची जब नागपुर से आई थी तो एनजीओ के माध्यम से सरकार के द्वारा लाया गया था, उसका हमने पूरा स्टडी किया था। यही पाया कि वो सभी जो है अनाथ हैं, उनके पिता बचपन में ही दूसरी शादी कर लिए, वो बिल्कुल समाज से परित्यक्त हैं, उनको कोई आसरा नहीं है। इवन हम उनकी माँ से जब बात करते थे, सभी के घर गए थे, तो उनको पता नहीं था कि हमारी बेटी कहाँ पढ़ती है, किस स्कूल में है, जिला तक का नहीं, जगह का नहीं, उसको फ़ोन नंबर भी, एड्रेस भी नहीं मालूम। जबकि बच्चियाँ 17-18 साल, कोई की बच्ची 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की, कोई 2-3 बहन है, उनको वो ले जा कर के मदरसा में नागपुर, पुणे और अन्य मुंबई सब जगह भेजे। यहाँ से लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे दूसरे जा कर के मदरसा में और विभिन्न संस्थान में जाते हैं, और जबकि यहाँ काफ़ी ज़मीन है, यहाँ पर उनको सुविधा मिलनी चाहिए प्रथम। और शिक्षा के प्रति यहाँ लोगों का झुकाव नहीं, जनसंख्या, शिक्षा जब नहीं का झुकाव नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या, इसका प्रभाव जनसंख्या पर पड़ेगा। तो जनसंख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है, जो बहुत ही घातक है अररिया के लिए। और दूसरा शिक्षा का घोर अभाव है, ये इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, और इसका डायरेक्ट असर शिक्षा के चलते पुलिस पर पड़ता है। लोग गांव में झगड़ा करना, शिक्षा का प्रभाव है, छोटी छोटी बात को लेकर के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और बदले की भावना में केस करते हैं। ये चीज़ है जिस इन दोनों चीज़ का प्रभाव यहाँ के पुलिस पर पड़ता है। अच्छा सर, अब इसको रैप अप करते हैं। आपके दिल में अगर और कोई बात है तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, कुछ नहीं, सब है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि बस हम लोग, मेरा परिवार, मेरा पुलिस परिवार स्वस्थ है। ऑलवेज इच्छा रहती है कि हम पुलिस का बहुत नाम, हम थाना में भी जाते हैं, और है थाना के हम अपने पदस्थापित कर्मी को भी कहते हैं कि आपका नाम, लोग ये कहे कि हाँ ये मेरा थाना प्रभारी, गर्व से लोग कहे कि मेरा थाना प्रभारी जा रहा है, हमारा इंस्पेक्टर जा रहा है, तो इतना आपको सम्मान इतना हो कि लोग मतलब इज्जत सम्मान से आपका नाम, न कि गुस्सा करके नाम लेके ये तो बहुत ये है। तो उनका अगर उनके द्वारा इस प्रकार किया जाएगा तो, और हम इस प्रयास भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, और इस दिशा में भी काम करते हैं कि पुलिस का नाम हो,
लोग ये कहें कि हाँ हमारा थाना प्रभारी है, हमारी पुलिस है। ये ऑलवेज मेरे मन में यही रहता है कि हमारे पुलिस का एकदम पूरा सम्मान है। हमसे आपने बातचीत किया सर, एक्सपीरियंस साझा कीजिए, कैसा लगा आपको बातचीत करके? नहीं ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा में किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आदमी इच्छा क्या हो रहा है और क्या कमी है, और दूसरा है कि बात करने पर ये भी लगता है कि नहीं हम में ये कमी रह गई है, आत्ममंथन या आत्मचिंतन कर सकते हैं, वो भी एक भीतर से निकलता है, उसका भी एक स्कोप सामने आता है। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत Thank you, बहुत thank you. शुक्रिया।